चलो, रदरफोर्ड की परमाणु संरचना और दोष जो था उसमें दोष में कहाँ तक एक्सप्लेन किया था, बताओ जरा। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां जो थी कहाँ तक बताया गया था आपको? रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या रेखीय स्पेक्ट्रम समझ में आ गया था। अच्छा, पूरा लिखवा दिए थे कि नहीं? अच्छा, व्याख्या नहीं हुआ कैसे ऐसे लिखिए थोड़ा। हाँ, लिखिए उसके बारे में। किसी भी परमाणु से रेखीय स्पेक्ट्रम लिखिए। किसी भी परमाणु से जब कोई ऊर्जा उत्सर्जित होती है किसी भी परमाणु से जब कोई ऊर्जा उत्सर्जित होती है तो उसका विकिरण सतत होना चाहिए। तो उसका विकिरण सतत होना चाहिए। किसी भी परमाणु से जब कोई ऊर्जा उत्सर्जित होती है तो उसका विकिरण सतत होना चाहिए, परंतु परमाणु से उत्सर्जित ऊर्जा सतत न होकर विविक्त होता है। सतत न होकर विविक्त होता है। प्रिंस, सतत न होकर विविक्त होता है। कल बताया था विविक्त को इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिएट एनर्जी लेवल, मतलब अलग अलग ऊर्जा क्यों निकलता है। एक ही परमाणु से हर तरह का तरंगदैर्घ्य हमें प्राप्त होना चाहिए, परंतु हमें क्या होता है हर तरह का नहीं, कुछ निश्चित ही प्राप्त होता है। ऐसा क्यों है, ये भी रदरफोर्ड इसकी व्याख्या नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया? अब रदरफोर्ड की कमियों की व्याख्या कौन करेंगे? नील्स बोर। किसकी सहायता से करेंगे? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से। किसकी सहायता से? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से कर देंगे उस चीज की व्याख्या। अब प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से पहले देखो, दो चीजें आपके सिलेबस में है। एक तो है कि नाभिक के आकार का आकलन। क्या है? नाभिक के आकार का आकलन सीबीएसई बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछता है। जैसे इतना छोटा परमाणु है जिसे हम माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख पाते हैं, उसके अंदर नाभिक जो है वो इतना छोटा है, उस चीज़ को कैसे देखा गया होगा? तो नाभिक को देखा गया है, या फिर मान लो आज की डेट पे इतने हाई क्या आ गए हैं, जैसे कौन सा एक सैमसंग का फोन आया हुआ है ना, वो चंद्रमा के स्पॉट्स में दिखा दे रहा है। तो जब इतने हाई डेफिनेशन के कैमरे नॉर्मली मोबाइल में आ गए तो आप समझ सकते हैं लैब में कितने हाई क्वालिटी के होंगे। परंतु ये 2023 है और कहानी आप कब का पढ़ रहे हैं? आज से 125 साल पहले 1911 की। तो क्या 1911 में इतने हाई मैग्निफिकेशन वाले कैमरे थे या माइक्रोस्कोप थे? नहीं थे। तो नाभिक के आकार का आकलन कैसे किया जाता था? प्रयोगों के आधार पर। तो उसी में एक आपके एनसीईआरटी में सिलेबस है, दिया है नाभिक के आकार का आकलन। मैं एक आकलन और बताया था, गोले के परमाणु के आकार का आकलन, याद है? अरे भाई गोला में कर रहा हूँ। सोने के परमाणु का आकलन कराया था नहीं सी बोर्ड पे, जिसमें क्या था, 1 मोल का द्रव्यमान 197 लिया था, फिर 1 मोल से भाग किया था तो 1 परमाणु का द्रव्यमान आया था, फिर आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व, इसका घनत्व 9.8 था। ऐसे लेके पूरा कैलकुलेशन हुआ था तो समथिंग 10⁻⁻10 उसकी साइज परमाणु लगभग 1 एंगस्ट्रॉम ना। देखिए पीछे वहाँ कराए हैं। तो यानी केमिस्ट्री में जो आप परमाणु संरचना पढ़ते हैं और जो फिजिक्स में परमाणु संरचना पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में परमाणु का आकलन नहीं किया जाता।
बता दिया, डायरेक्ट लिखा जाता है परमाणु का आकार 10⁻−10 मीटर की कोट का होता है, नाभिक का आकार 10⁻−15 मीटर की कोट का होता है, और 10⁻−10 और 10⁻−15 में शायद 1 लाख हो जाएगा, हाँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 10,000। यानी जो नाभिक का आकार होता है परमाणु के आकार का कौन सा भाग होता है? 10,000वां भाग हो जाता है। तो ये सब प्रूफिंग जो है आपको फिजिक्स में कराया जाएगा। इसमें से मैं गोले के परमाणु का आकार का, देखो मैं किया था ना कि कितना पतला बेलेंगे कि एक परमाणु का स्तर आ जाए, तो पहले वो कैलकुलेशन हुआ था, फिर सोने को उतना पतला फॉइल का बेल करके उसके ऊपर अल्फा कणों की बमबारी किया गया था। ऐसे अब आप एक टॉपिक पढ़ेंगे नाभिक के आकार का आकलन। हम रदरफोर्ड का क्या पढ़ लिए? प्रयोग पढ़ लिए, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ लिए, और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां भी पढ़ लिए। अब इस आगे जो भी आप पढ़ने जाएंगे उसके पहले आज आपको क्या सीखना पड़ेगा कि किसी भी नाभिक का आकार कैसे उस समय ज्ञात किया गया था, क्या देखा गया था, या फिर कुछ प्रयोगों के आधार पर नाभिक के आकार का आकलन किया गया था। तो उस समय 1911 में नाभिक को देखा नहीं गया था, बल्कि उसके आकार का आकलन किया गया था फिजिक्स के कुछ नियमों की सहायता से। वो नियम क्या है? अब आप फिर से प्रथम प्रश्न पत्र नहीं पढ़े हैं। अब वहाँ पे अब आपका है एक टॉपिक, दो आवेशों के बीच की स्थितिज ऊर्जा। दो आवेश, दो बिंदु आवेश एक दूसरे के निकट स्थित हों तो उनके बीच कुछ न कुछ स्थितिज ऊर्जा होती है। अब वो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला है 1/4πε0। देखो Q1 Q2/R होता है। समझ लो, पहले टॉपिक समझ लो। नाभिक के आकार का आकलन स्टार्ट करने से पहले आपको एक पॉइंट समझना पड़ेगा। क्या? कि मान लीजिए दो बिंदु आवेश हैं, एक बिंदु आवेश क्या है? Q1, और एक बिंदु आवेश क्या है? Q2। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? R। इन दोनों के बीच की दूरी R है। तो ऐसे कंडीशन में जो दोनों आवेशों की स्थितिज ऊर्जा होगी वो कितनी हो जाएगी? U से शो करते हैं स्थितिज ऊर्जा को, U से 1/4πε0 Q1 Q2/R। पहली चीज ना, दो बिंदु आवेश हो और उनके बीच की दूरी R है, तो इसके बीच की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? 1/4πε0 Q1 Q2/R होता है। इसका मान क्या होता है? जहां 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस कूलम्ब स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू है। Q1 Q2 क्या है? आवेशी है, कूलम्ब होगा। R क्या है? दूरी है, क्या होगा? मीटर होगा। ये भी सही समझ आ गया। और सेकेंड जो यहाँ पे लागू होगा, दूसरा जो नियम अभी डेरिवेशन में अप्लाई करेंगे वो ये कि किसी भी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो होती है 1/4πε0। ये होता है प्लस ZE, याद है ना भाई? E क्या है? प्रोटॉन पर आवेश है। Z क्या है? परमाणु क्रमांक है। उसका जितना परमाणु क्रमांक होगा उसमें उतने प्रोटॉन हो जाएंगे। क्या हो गया? आवेश प्लस ZE। दूसरा चीज आपको ये समझना है, अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश जो होता है वो कितना होता है? कौन होता है अल्फा कण पर आवेश? +2E। अल्फा कण पे क्या होते हैं? दो प्रोटॉन। अल्फा कण क्या है? हीलियम परमाणु का नाभिक। हीलियम परमाणु के नाभिक का मतलब क्या होता है? 2He मतलब हीलियम। उसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 प्रोटॉन रहता है अंदर, और नाभिक मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो He++ हो जाएगा कि नहीं? हीलियम परमाणु का नाभिक मतलब He++, और He++ का मतलब कि क्या हो गया? ये नाभिक है, तो नाभिक में क्या बचेंगे? सिर्फ और सिर्फ 2 प्रोटॉन ही बचेंगे। इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर दिया? दे दिया। इसलिए अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो क्या लिया जाता है? +2E। क्या लिया जाता है? +2E। समझ में आया नहीं? नहीं यार, अल्फा कण पर आवेश +2E होता है। अब चलो देखो, इतना पूरा जब ये कहानी हुआ, मतलब इतना ये पूरा बना लिए, फिर उसके बाद क्या होता है? नाभिक के आकार के आकलन में दिमाग लगाते हैं। क्या दिमाग लगाते हैं? पहले आप एक जगह ये लिखिए, नाभिक के आकार के आकलन के कुछ महत्वपूर्ण पद हैं। पहला पद क्या है?
कि दो आवेशों के बीच की स्थिति ऊर्जा का सूत्र क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। इसका मान मैंने लिख दिया। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है प्लस जेड। जेड क्या है परमाणु क्रमांक है, एक रहेगा तो एक प्रोटॉन, दो रहेगा तो दो, ये तो केमिस्ट्री में पढ़े ही होंगे। अल्फा कण पर आवेश हीलियम परमाणु का नाभिक क्या होता है +2। कितना होता है +2। इतना मेंशन कर लो, फिर उसके बाद मैं आगे बताता हूँ कि नाभिक के आकार का आकलन किस हिसाब से किया गया। उस समय बिना देखे कैसे उसके आकार का आकलन किया गया था। हाँ, नाभिक के आकार के आकलन में पहले इतनी चीजें कर लो, फिर उसके बाद स्टार्ट करो। करिए अच्छा कनेक्ट करके कोई बात। चलो यहाँ देखो, अब नाभिक के आकार का आकलन कैसे करेंगे, जो भी बताना सब खर्चे वाली चीजें बताना। चलिए देखो, हो गया भाई, हो गया, वो मेरा समस्या है। देखो इधर क्या करना है, जैसे नाभिक में कितना आवेश रहेगा +जेडी। इधर देखो, और अल्फा कण उच्च ऊर्जा वाला अल्फा कण इधर से क्या किया गया बमबारी इसका कर दिया गया। मान लो अल्फा कण इधर से निकल रहा है, अल्फा कण पर आवेश क्या है +2 ना। जैसे ही अल्फा कण में क्या बताया था, कुछ तो सीधे चले गए, जो सीधे चले गए कुछ लेना देना नहीं, कुछ क्या हो गए थोड़े से न्यून कोण पर डिफ्लेक्ट हो गए। जो न्यून कोण पे गए उसे क्या बताया गया कि नाभिक के थोड़ा करीब जा रहे थे। जो अधिक कोण पे गए बताया गया कि एकदम नाभिक के पास और कुछ 180 अंश पे लौट करके चले आए। तो जो 180 अंश पे लौट करके चले आ रहे थे उन्हीं पर फोकस किए रदरफोर्ड। नाभिक के आकार का आकलन रदरफोर्ड ही किए थे, ऐसे नहीं कि नाभिक का खोज लोग किए थे। नाभिक के आकार का आकलन भी कौन किए थे, रदरफोर्ड ही किए थे। कैसे किए थे वही आप देखोगे। तो रदरफोर्ड दिमाग क्या लगा है कि अल्फा का लौट करके आ क्यों रहा है, क्योंकि जो ये प्लस है नाभिक में जो प्लस आवेश है और अल्फा कण भी प्लस ही है, इनके बीच क्या हो रहा है प्रतिकर्षण हो रहा है। ये भी मैं बताया था कि गुलाम के नियम की क्या हो रही थी पुष्टि हो रही थी। गुलाम का नियम यही सब था, समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण विपरीत के बीच आकर्षण। तो ये क्या करे कि सोचे कि चलिए ठीक है, यदि हम अल्फा कण की ऊर्जा को क्या करें बढ़ाते चले जाएंगे, ये और करीब चलता जाएगा कि नहीं समझना है। अल्फा कण की अगर ऊर्जा कम रहेगी तो वो यहीं से ऐसे लौट करके चला आएगा। ऊर्जा थोड़ा सा और बढ़ा देंगे और करीब जाएगा, फिर लौट करके आएगा। ऊर्जा और बढ़ा देंगे और करीब चला जाएगा और लौट करके चला आएगा। यही होगा, यानी वो अल्फा कण की ऊर्जा को बढ़ाते चले गए। और जब वो अल्फा कण की ऊर्जा को बढ़ाते चले जाएंगे तो ऐसे कंडीशंस में क्या क्या उसमें परिवर्तन हुए, क्या हुआ ये समझना। और इसका एग्जांपल डेली लाइफ से लोगे, जैसे कि कोई क्या होता है वो क्या करते हैं गांव में, जो झगड़ा लगाते हैं, जो चुगली करते हैं, चुगलखोर। अब देखो चुगलखोर का काम क्या है, ये हैवी पटीदार है। हैवी मतलब समझ लो, जैसे पटीदारी में एक बेचारा गरीब है और एक क्या है अमीर है, प्लस जेडी है। अब चुगलखोर मतलब ये आपके जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं जिनसे अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं, जिससे पोलोनियम हो गया, बिस्मथ हो गया, जिससे भी निकालेगा। और पहुंचा इसके कान को भर दिया, और भर दिया और कहा क्या कि जाना फलाने तो तो ऐसे कहते हैं, मतलब आपको तो ऐसे वो बोल रहे थे। अब ये अल्फा कण जो है आवेशित हो गया, अच्छा जाके वहां पूछ के आवाज, तो क्या हुआ वो गया तो, मगर उसके बाद सोचा जाए इधर का हमें कुछ कहे हैं इनका, जाए लौट करके चला गया। अब जो चुगलखोर था दिमाग लगाया जरूर, मगर वो असफल रहा। अगली बार अब देखो अल्फा कण की ऊर्जा को और बढ़ा रहा है। अगली बार वो पहुंचा और कहा कि जानते हैं आपको ऐसा 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 शब्द बोल रहे थे ना कि हम होते ना मर्डर कर दिए, पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर रहे थे इतना। अब उससे क्या लगा
हे भगवान बताओ, इतना गिरा हुआ इंसान है, इन्हें इतना बुरा लगा था, हमें नहीं बुरा लगा था। तो अगली बार वो क्या किया, और पास गया ना, और लास्ट में सुन करके चला आया। यही होता है ना, गरीब इंसान जाएगा क्या करेगा, सुनेगा, थोड़ा सुनाएगा, मगर उसके बाद सुन करके चला आएगा। अब तीसरी बार इसका हौसला और बुलंद था, क्योंकि थोड़ा करीब से आया था, और उसके बाद इसका और कान भरा गया, अल्फा करता था, और एनर्जी दी गई, और एनर्जी होते होते लास्ट में एकदम दरवाजे तक पहुंच करके गोजी बचाए चलाए के चलाए। अब इन्हें लगा जब दरवाजे तक हम पहुंचा रहे या नैया घरे में घुस के मारा जाए, तो अल्फा कण की एनर्जी जब और बढ़ा दिया गया, और सोचे कि आज नैया बस पहुंचे, अगली बार तो दरवाजे तक गए कुछ नहीं करे लोग। भाई दोनों पक्ष बचाते हैं, लड़ाई कोई नहीं करना चाहता आज के डेट में, ध्यान देना। मगर ये अगली बार जब बातें मूड बनाए गए कि नैया घरे में घुस के मारा। अब कितना भी है तो समझ रहे हो ना, वो अमीर इंसान बड़ा नाभिक, और अल्फा कण की जब एनर्जी हम एक लिमिट से ज़्यादा कर देते हैं तो धड़ाम से नाभिक को कहा तू अब अंदर पकड़ के अल्फा करिए इतना मारा गया कि बेचारे इधर से गए तो कहानी क्या, देखो कैसे पकड़े कि अल्फा कण कैसे गायब हो गया। वो जब भेज रहे थे तो अल्फा कणों की काउंटिंग होती थी, तो भेजे थे 1 लाख। अब इसके पहले जब कम एनर्जी होता था तो पूरे के पूरे 1 लाख मिलते थे, कुछ सीधे चले गए, कुछ इधर चले गए, कुछ इधर चले गए, कुछ लौट करके चले आए। मगर लास्ट में क्या हुआ, जब बहुत इनकी एनर्जी हाई कर दिए तो गए थे बेचारे 1 लाख, मगर मिल रहे हैं 90,000 और 10,000 गायब। ये 10,000 अल्फा कण गए तो गए कहाँ? ये 10,000 अल्फा कण गायब कहाँ हो गए? ये वही अल्फा कण हैं जो कमरे में घुस गए थे, और कमरे में घुस गए तो खूब खुनाने, और हालत क्या हो गया, खराब। यानी गए थे 1 लाख, मिले कितने? 90,000। यानी 10,000 अल्फा कण को नाभिक स्वयं क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। तब जा करके एक कहानी है पता चला, क्या कि यदि हम अल्फा कण की ऊर्जा बढ़ाते चले जाएंगे तो नाभिक के करीब होता चला जाएगा। अरे समझे? और हाँ, इसकी एनर्जी क्या है भाई? प्रतिकर्षण बल ही लग रहा है ना, प्रतिकर्षण बल ही लग रहा है, मगर जो उधर से आ रहा है इतनी हाई एनर्जी है कि क्या करेगा, अंदर घुस जाएगा। 10,000 को अवशोषित नहीं करता, मैं बोलने के लिए बस 10,000 बोल दिया, कुछ को अवशोषित कर लेता है। हाँ, आखिर गया कहाँ भाई? ये क्या करें, पूरा लैंप लगाए, हर जगह से काउंटिंग हो रही है, वो जितना डाले उसमें से 10,000 गायब हो गए। अब 10,000 कहाँ जा सकते हैं? 10,000 कहाँ जा सकते हैं ये बताओ। और जो पदार्थ था, जैसे ही 10,000 गायब हुए, यानी पहले जो पदार्थ सोना था, अब उसके नाभिक में अल्फा कण चला गया तो सोने का गुण भी क्या हो गया, बदल गया। सबसे बड़ी चीज, नए पदार्थ का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इससे ये पुष्टि हुई कि नाभिक उसे क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। अब समझना, क्योंकि हाई एनर्जी है अल्फा कण। अच्छा ये बताओ, तुम्हें क्या लगता है, प्रतिकर्षण है तो उधर जा ही नहीं सकते हैं। अगर हमारी एनर्जी हाई हो जाएगी तो चले जाएंगे, और हाई हो जाएगी क्या करेंगे, उसके अंदर घुस जाएंगे। हाँ, भाई क्या है, नाभिक दृढ़ है, हैवी है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये ढकेल दे, समझो बात को, प्रतिकर्षण होगा तो हो सकता है नाभिक के पीछे चला जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। परंतु नाभिक क्या है, हैवी है, भारी है, वो अपनी जगह पे रहेगा, और अल्फा कण उसके अंदर क्या करेगा, पेनिट्रेट करके निकल ले जाएगा। अगर ये हल्का होता, ये भी बेचारा पीछे कहाँ भाग जाता। मैं बोला ना, अमीर है वो, अमीर पीछे नहीं जा सकता, गरीब वाला दोनों सही है गरीब वाले दोनों सही है। गरीब एक बार गाली दे दिया ना, अमीर गए काम से, और अमीर लखियाई की मरबो करें, कहीं अरे गरीब बाटे मारत जाए। अब समझ में आया कहानी। नाभिक इतना हैवी है कि वो अपनी जगह से कोलिजन यानी संघर्ष के दौरान अपनी जगह से नहीं रहा। ट्रक और साइकिल वाला था, मगर टाइकिंग जो साइकिल है इतना तेज आवत है बेचारू, वहीं में जाए कि चपक गए, नहीं समझे। अब क्या होगा, ट्रक खड़ा है और आप साइकिल से आ रहे थे, पहले धीरे धीरे स्पीड से आ रहे थे,
फिर ओकरे बाद डराई गया क्या जाए भाई, तो जने कहें जो मर्जी का दोनों देखा जाए। फिर अगली बार और करीब आए, फिर घूम के चले आए। अरे गैया कहें जा तू यादैया जा तो कुछ न हो, बागेश्वर धाम सरकार आशीर्वाद बताओ है कुछ न हो। अब ओकरे बाद बागेश्वर बाबा का नाम लेके वो चल दिए। अब चल गए तो ये पता चले ट्रक वहीं रह गया, फ्लैट हो गया। आग नहीं समझे? एनर्जी मैं क्या बोल रहा हूँ, एनर्जी इसकी इतनी बढ़ाई जाती तब ऐसा होता है। तो देखो इसमें क्या हुआ, अब एक लिमिट है, बात नहीं, एक क्या है लिमिट है कि उस ऊर्जा से ज्यादा कर दोगे तो अंदर चला जाएगा। ध्यान समझना, कुछ एनर्जी होगी ना, एक लेवल होगा ना कि अल्फा कण की ऊर्जा में इतना जूल कर रहा हूँ और इस जूल से ज्यादा मैं कर दे रहा हूँ कि अवशोषित हो जा रहा है, और इस जूल पर है तो अवशोषित नहीं हो रहा है। अर्थात जिस तक जहाँ तक वह मैक्सिमम लिमिट ऊर्जा का जिस पर अल्फा कण नाभिक के अंदर नहीं जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन वो नाभिक एकदम करीब से जा करके आ रहा होगा कि नहीं समझा? एक ऐसा होगा ना लेवल, एकदम करीब से ऐसे जाएगा और एकदम यहाँ पहुँच करके ऐसे लौट करके आ जाएगा। और अगर एनर्जी उसकी और ज्यादा कर देंगे तो अंदर चला जाएगा। इन्हें एक लिमिट पता चल गया, यानी इस लिमिट से ज्यादा एनर्जी कर देंगे तो अवशोषित कर लेगा, इससे कम रखेंगे और कम रखेंगे और कम रखेंगे तो इधर से लौट करके ऐसे चलता चला जाएगा। बढ़ाते जाएंगे, नाभिक करीब जाता जाएगा, एक समय नाभिक को ऐसे टच करके चला आएगा। तो भैया जहाँ से नाभिक को टच करके आएगा उस कंडीशन पे आप सोचो। अब जब वो नाभिक को टच करके लौटेगा तो कंडीशन क्या होगा, देखो यहाँ +2 आ गया नहीं, बोलो मान लीजिए इसे टच कर रहा है और ऐसे कंडीशन में दोनों के बीच की दूरी कितनी है, त्रिज्या के बराबर। बोलो इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, त्रिज्या के बराबर। जहां से वो टच करके क्या करेगा, लौटेगा। अब समझ आ रहा? तो हो क्या रहा है, फिर से यहाँ से आओ, जैसे जैसे अल्फा कण नाभिक के करीब जा रहा है उसकी गतिज ऊर्जा किसमें बदल रही है, स्थितिज ऊर्जा में बदल रही है। क्यों? क्योंकि इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध अल्फा कण को आने में कार्य करना पड़ रहा है। अब गतिज ऊर्जा प्रमेय कक्षा 11, गति ऊर्जा में परिवर्तन किए गए कार्य के बराबर होता है। कक्षा 11 याद है? कार्य ऊर्जा प्रमेय करके टॉपिक था, W बराबर डेल्टा KE। बोलो, और जो कार्य करते हैं वही स्थिति ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। तो U बराबर, बात करो, U बराबर W बराबर डेल्टा KE। समझ आ गया? यानी अब क्या समझे कि जैसे जैसे अल्फा कण नाभिक के करीब जा रहा है उसकी गतिज ऊर्जा कम हो रही है और स्थिति ऊर्जा बढ़ रहा है। और जब वो एकदम स्पर्श करके लौटेगा, यहाँ रुकेगा ना कुछ क्षण के लिए, यानी यहाँ पर इसकी संपूर्ण गति ऊर्जा किसमें बदल जाएगी, स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी। यानी अब क्या लिखोगे, अब हमें पता चल गया क्या, अल्फा कण की जो गतिज ऊर्जा होगी वो इस कंडीशन मतलब अल्फा कण और नाभिक के बीच की स्थिति ऊर्जा के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसमें कोई इशू नहीं। क्या लिखोगे, सबसे पहले अल्फा कण की स्थितिज ऊर्जा, अल्फा कण की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा बताओ, U बराबर वही अभी जो लिखे थे 1/4πε0। अभी फार्मूला बताया था Q1 Q2/R वाला, तो Q1 की जगह क्या लिखेंगे, 2E, बोलो, और Q2 की जगह ZD, और बीच की दूरी R, और इसी R का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। परंतु कार्य ऊर्जा प्रमेय से, बुक में मेंशन नहीं है, डायरेक्ट वो लिख दिए, मगर यहाँ देख सकते हो कार्य ऊर्जा प्रमेय से क्या, U बराबर K बराबर क्या है, 1/4πε0, गुणा करोगे क्या हो जाएगा, 2ZE²/R। तो R बराबर क्या आ जाएगा बताओ, R बराबर क्या आ जाएगा,
1/4πε0 2z² आ गया। अब यदि हम अल्फा कण की गति ऊर्जा निकाल लें, अरे नहीं समझे, अल्फा कण की गति ऊर्जा निकाल लें और इसी में रख दें और सॉल्व कर लें तो हमें त्रिज्या पता चल जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? अल्फा कण की गतिज ऊर्जा। तो क्या लिखेंगे यहाँ? चलो अच्छे से बना दें, के अल्फा लिखते, देखो ऐसे अल्फा लिखते है ना, बोलो अल्फा कण की गतिज ऊर्जा। तो के अल्फा बराबर बताओ भैया, हाफ mv स्क्वायर, हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर। अब अल्फा कण का द्रव्यमान क्या होता है? अल्फा कण का द्रव्यमान क्या होता है? 4 होता है। अल्फा कण का द्रव्यमान क्या होता है? अब ये द्रव्यमान आपको पढ़ना पड़ेगा। द्रव्यमान अल्फा कण में कितने प्रोटॉन है? अरे सर क्या बताएं, अल्फा कण से इलेक्ट्रॉन निकल गया, उसका भार 4 होता है, यानी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का अगर आप पूरा सम करेंगे तो बुक में जो वैल्यू डायरेक्ट लिख लिया है वो लिखा है 6.7 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक, अब देखिए वैल्यू कुछ तो आपको याद ही करना पड़ेगा। 6.7 × 10⁻⁻27 किलोग्राम ये अल्फा कण का द्रव्यमान है। और वेग क्या लिया है? 2.1 × 10⁻6 का होल स्क्वायर। ये अल्फा कण जो निकल रहा है उसका क्या है? वेग है। सर जी वेग कैसे निकाले थे उस समय? अल्फा कण का वेग कैसे निकाले होंगे? वेग कैसे निकाले इतना भयंकर वेग? तो अल्फा कण धनावेशित है, धन को रोकने के लिए निरोधी विभव वाली कहानी याद है? प्रकाश विद्युत प्रभाव? नहीं सर भूल गए। के बराबर v0, बोलो ये ई क्या है? आवेश है। यहाँ पे 2 ही ले लेंगे और उसे रोकने के लिए कितने वोल्ट की आवश्यकता पड़ा वो ले लेंगे और यहाँ पे हाफ mv स्क्वायर कर लेंगे। हमें तुरंत अल्फा कण का क्या पता चल जाएगा, कितने वेग से निकल रहा है मान पता चल जाएगा। अब कुछ समझ में आया? तो वहां से करके फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो आप विरोधी विभव ये सब पढ़े हैं वहां से इसका वेग निकाला गया होगा। रदरफोर्ड को हम बात नहीं हुआ फोन से उनसे कि भैया आप कैसे निकाल लिए थे, मगर हाँ ऐसी चीजें से भी हम लोग याद कर सकते हैं कि अल्फा कण जो निकल रहा है कितना उसका वेग होगा, उसे रोकने के लिए कितनी हमें विभव चाहिए वो पता कर लेंगे तो आ जाएगा। चलो अब इस चीज को जब आप सॉल्व करोगे, क्या करोगे? सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू कैलकुलेशन के बाद आया है आपका कितना निकाला है जी? कितना जूल है? 1.48 × 10⁻⁻12 कितना है? 10⁻12 जूल। ये अल्फा कण की गतिज ऊर्जा आ गई। अब अल्फा कण की गति ऊर्जा का मान कहाँ रख दें? समीकरण 2 में रख दें। तो समीकरण 2 में के अल्फा का मान रखने पर रखो r बराबर 1/4। चलो सब मान रख देते हैं। यहाँ देखो इसका मान क्या होता है? 9 × 10⁻9 2। भैया उस समय जो वो प्रयोग करे थे सोने के साथ करे थे। रदरफोर्ड किसके नाभिक का आकार? सोने का। सोने का परमाणु क्रमांक नहीं पता, 79। आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर। और क्या है? के अल्फा निकालो 1.48 × 10⁻12। और जब इस चीज को सॉल्व करते हैं तो इनका 2.5 × 10⁻14 मीटर आता है। ठीक है, जिससे पता चला कि नाभिक की साइज। अच्छा ये है, ये रदरफोर्ड निकाले थे, त्रिज्या उसका इतना होगा। परंतु जब अल्फा कणों की ऊर्जा को और बढ़ा करके मतलब कि और अच्छे से एक्सपेरिमेंट किया गया, ये वैल्यू लगभग 10⁻15 मीटर के रेंज में आई, जहां से नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है 10⁻14 से 10⁻15। जो बड़े नाभिक होते हैं 10⁻14, जो छोटे नाभिक होते हैं वो 10⁻15 के रेंज में होते हैं। जो बड़े नाभिक होते हैं वो अस्थायी होते हैं, उनसे अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं। इसी चैप्टर के बाद पढ़ाएंगे आपको कैसे क्या होता है। और जो छोटे नाभिक होते हैं उनका साइज क्या होता है? 10⁻
15 मीटर होता है। रदरफोर्ड इस टेक्निक से 1911 में नाभिक के आकार का आकलन कर लिए। अब समझा, देखे नहीं थे, नापे नहीं थे, बस गलती है, क्या है, मैथमेटिकल कंडीशन के हिसाब से नाभिक के आकार का आकलन कर लिया गया था। अब कोई इसमें समस्या हो तो बताओ। हाँ सुनाई ना बोलो, कैसे चला गया नाभिक में? अरे भाई दोनों प्लस है, प्रतिकर्षण है, मगर एक जब मजे विरोध दे देगा तो चले ही जाए, एनर्जी ज्यादा है। सर वो वाला पीछे क्यों नहीं गया? क्योंकि वो भारी है, भारी है तब भी जगह से नहीं हटा। ऐसा है नाभिक में, रुक जाओ थोड़ा सा, 1-8 महीने का लेक्चर जो बाद में हम पहले ही आते थे। नाभिक में मैं कहानी बताया था कि ऐसा क्या रीजन है, कितने ढेर सारे जो प्रोटॉन हैं वो बंध के कैसे हैं, एक दिन चर्चा हुआ था। अभी कल या परसों जे जे टॉमसन के अनुसार तो सब बिखरा हुआ रहना चाहिए, दूर दूर रहना चाहिए, मगर ये नाभिक में बांध करके कैसे रखा गया है, तो रदरफोर्ड इसे भी नहीं जानते थे। मगर आज की डेट में रिजल्ट बताया जाता है कि एक नाभिकीय बल है। कौन सा बल है? नाभिकीय बल। ये नाभिकीय बल इतना प्रबल होता है कि कुलामियन फोर्स, यानी जो कुलाम का नियम है प्रतिकर्षण वाला, उससे इतना हैवी होता है कि सबको बांध करके रखता है। कौन सा बल है? नाभिकीय बल है। अब सुनो, ये नाभिकीय बल कैसे आ गया भाई? कहाँ से नाभिकीय बल उत्पन्न हो गया? ऐसे मनमानी नहीं, तो उसका भी रीजन सुन लो। नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलता है। किसमें बदलता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलता है। और आप देखे होंगे कि प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन से थोड़ा सा ज्यादा रहता है। सर क्या बात करते हैं, हम तो बराबर जानते थे। डेसिमल प्लेस के बाद बढ़ोगे ना, 6.745, एग्जैक्ट नहीं है, ऐसे ही मान लीजिए प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन का ऐसे रहता है 6.7 या 6.7 कर लो, ऐसे कुछ, मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से थोड़ा सा कम रहता है। अभी एग्जैक्ट वैल्यू में नहीं याद है, मेरा क्लास नहीं तो क्लास के दौरान सब हम लोग लाते हैं कि कैसे क्या बताना है। हाँ ये इतना याद रखो कि प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। अब नाभिक के अंदर होता क्या है? प्रोटॉन किसमें बदलता है? न्यूट्रॉन में। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जब बदलेगा तो क्या होगा? द्रव्यमान क्षति। प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में बदलेगा तो द्रव्यमान में अंतर होगा कि नहीं? और जब द्रव्यमान क्षति होगा तो आइंस्टीन भैया का E बराबर डेल्टा M इंटू c²। उस द्रव्यमान क्षति से क्या उत्पन्न होता है? ऊर्जा, जिसे नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। और यही नाभिकीय ऊर्जा नाभिकीय बल के रूप में परिवर्तित होकर के नाभिकों को बांध करके रखता है। अब समझा नहीं कुछ मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ, तो ये होता है नाभिक के अंदर प्रोटॉन से न्यूट्रॉन और फिर न्यूट्रॉन से किसमें? प्रोटॉन एक्सचेंजिंग होती रहती है। प्रोटॉन से न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन से प्रोटॉन, यानी द्रव्यमान ऊर्जा में ऊर्जा द्रव्यमान में परिवर्तन होता है नाभिक के अंदर। और जो कि अभी लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर में ये भी हम लोग कर लिए, बताया था। हम लोग द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलने जान गए, तभी तो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, परमाणु बम ये सब बना लिए थे। मगर ऊर्जा को द्रव्यमान में बदलना हमें नहीं पता है, जो कि नाभिक में हो रहा है। और इस चीज को भी अब लैब में किया जा, कितने मई को नहीं याद है, 8 या 9 मई को, 8 या 9 मई को ये चीज हुआ लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर अभी हाल ही में। वहाँ पे ऊर्जा को किसमें बदल किया गया है? द्रव्यमान, जो नाभिक के अंदर हो रहा है उस चीज को लैब में कर लिया गया है। तो बड़ी बड़ी कहानी है, ठीक है। हर एक चीज का फिजिक्स में जवाब है, मगर अभी आपका वो स्टैंडर्ड नहीं है कि आपको सब बता दिया जाए। बहुत हल्के में इस चीज को समझा दिया, इतना बोला कि आप समझ जाइए बस, बाकी होता बहुत कुछ है इसमें। चलिए अब ये समझ आ गया ना। ये नाभिक के आकार का आकलन आपके सिलेबस में है, एग्जाम में आ सकता है। कैसे आएगा? नाभिक के आकार का आकलन कीजिए, या रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक के आकार का आकलन कैसे किया बताइए। तो आपको ऐसे सब करना पड़ेगा। कर लो, समझ में आ गया ना? लगाओ लिख ले यार, निल्स बोहर का परमाणु मॉडल। सही है, वो भी सही। देखिए
रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कितनी कमियां हो गई? 2। और इन दो कमियों को दूर कौन करते हैं? नील्स बोहर। किसकी सहायता से? मैक्स प्लांक सिद्धांत से या मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से। देखो ये सबसे पहले बात नहीं रामानंद, सबसे पहले ये क्या करते हैं, पहली परिकल्पना कि नाभिक के चारों ओर 2 तरह की कक्षाएं पाई जाती हैं, जिन्हें स्थायी और अस्थायी कक्षा कहते हैं। स्थायी कक्षा क्या है और अस्थायी कक्षा क्या है? देखो यानी अब बोहर जो है थोड़ा थ्योरीज का समझ लो, कल से इसके बारे में लिखाएंगे, जितना है पूरा समझ लो। देखो ये इतना भाग क्लियर कौन कर दिए हैं? रदरफोर्ड। ये भी बता दिए कि चारों इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? घूम रहा है वृत्ताकार पथ पर। और नील्स बोर आते हैं तो क्या बताते हैं कि नाभिक की चारों ओर अनंत कक्षाएं हैं। ध्यान सुनना, नाभिक की चारों ओर कितनी कक्षाएं हैं? अनंत। और ये अनंत कक्षाएं 2 भागों में बटी हैं, एक कक्षा का नाम स्थायी है और एक कक्षा का नाम अस्थायी है। जो स्थायी कक्षाएं हैं वो सतत हैं, फिर बीच में ढेर सारी, इसी के अंदर ये ढेर सारी अस्थायी कक्षा है। फिर दूसरा KLMN पढ़े हो ना? नहीं है, तो KLMN ये स्थायी है, बाकी बीच में ये सब क्या है? अस्थायी कक्षाएं। तो नील्स बोहर बताए, इससे पूछा गया, कल बताया भी था। रदरफोर्ड पूछते हैं भाई कैसे जानेंगे कौन अस्थायी है कौन अस्थायी है? तो बता देते हैं कि जिन कक्षाओं का कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होगा वो स्थायी कक्षा है, और जिनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज नहीं होगा वो कैसी कक्षा है? अस्थायी कक्षा है। अब ये बताओ कोणीय संवेग कौन बताएगा आप लोग? कोणीय संवेग क्या है? कक्षा 11 में था द्विपिंड की गुणन गति में। कोणीय संवेग रेखीय संवेग के गुण को ही क्या कहते हैं? कोणीय संवेग। देखो बात है, जैसे द्विपिंड की गुणन गति में कैसे बताया गया था 11th में, ऐसे डिस्क सर बनाए थे ना, ऐसे बनाया जाता है ना कि गुणन गति समझाने के लिए। अब यहाँ पर एक कण है, जब इसे घुमा दोगे तो इस पर से v वेग से, मान लीजिए इसका द्रव्यमान m है और ये v वेग से गति कर रहा है, इसका रेखीय संवेग mv होगा। रेखीय संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणित वेग mv। और अगर इसकी गुणन से दूरी क्या है? r है, तो रेखीय संवेग का गुण यानी mv गुणित r। जैसे बल आघूर्ण, तो बल गुणित गुणन से दूरी, देखना बल आघूर्ण मतलब बल गुणित गुणन से दूरी। ऐसे रेखीय संवेग का गुण मतलब रेखीय संवेग गुणित गुणन से दूरी। तो रेखीय संवेग का सूत्र बना था mvr। क्या था? इसे j से प्रदर्शित करते थे, इसका मान I ओमेगा के बराबर होता है। और कुछ बताएं? जो काम रेखीय संवेग में द्रव्यमान करता है वही काम घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण करता है। जो काम रेखीय गति में वेग करता है वही कोणीय वेग करता है। इसमें mv होता है, इसमें I ओमेगा, इसमें क्या हो जाता है? I ओमेगा हो जाता है। इधर देखो mvr यानी इनके अनुसार, चलो नील्स बोहर के अनुसार K कक्षा, L कक्षा, M कक्षा जितनी भी है, इन सब का कोणीय संवेग जो होगा J, यानी जो mvr होगा वो क्या होगा? h/2 पाई, किसके लिए? K कक्षा के लिए। किसके लिए? K कक्षा के लिए। 2h/2 पाई किसके लिए? L कक्षा के लिए। फिर 3h/2 पाई किसके लिए? M कक्षा के लिए। ऐसे होता चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं? बताओ, समझ में आ गया? ये आया कैसे? ये चीज कैसे आ गया?
मैं बोला था ना, इस चीज को थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास करेंगे कि MVR बराबर NH/2 पाई वो पाए कैसे। तो देखो कल के क्लास में मैं क्या बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमेगा तो उसमें त्वरित गति होगी। फिर क्या बताया था, त्वरित गति होगा तो उसके चारों ओर विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलेंगी, ये भी समझाया कल की क्लास में। तो जब इलेक्ट्रॉन, अब दूसरा फिगर देखो, जब इलेक्ट्रॉन मान लो कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो क्या करेगा, विद्युत चुंबकीय तरंग निकालेगा। अब विद्युत चुंबकीय तरंगें जब निकलेंगी ऐसे 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 घूमेगी नहीं इसी कक्षा में। थोड़ा हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत देखो, यानी जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है कण, मगर अपने चारों ओर क्या उत्पन्न कर रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंग। अब विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करेगा तो इस कक्षा में क्या होगा, ऐसे वेव बनेगा। अच्छा, जो भी वेव बनेगा उसका जो भी तरंग दैर्घ्य होगा वो इसकी परिधि के क्या रहेगा, बराबर। परिधि मतलब 2 पाई r, परिधि मतलब क्या होता है 2 पाई r रहेगा नहीं भाई। जो बड़ी कक्षा में रहेंगे जो इधर कहीं घूमेंगे उनमें जो तरंगें निकलेंगी, आपको समझ आ रहा है ऐसे। यानी वास्तव में कण और तरंग दोनों साथ चल रहा है इलेक्ट्रॉन के साथ। इलेक्ट्रॉन स्वयं एक कण है, मगर जब वो वृत्ताकार पथ पे घूमेगा तो उसमें कैसी गति होगी, त्वरित गति होगी और अपने चारों ओर तरंग भी निकाल देगा। इसलिए लोग बहुत पहले से कंफ्यूज है कि ये तरंग है कि कण है। वो कण भी है और तरंग भी है। त्वरित गति कर देगा तो तरंग भी निकालेगा, नहीं करेगा तो अपना अस्तित्व कण जैसा दिखाता रहेगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पे घूम ही रहा है, यानी त्वरित गति हमेशा कर रहा है तो हमेशा तरंग निकालता रहेगा। तो उसी से ये पकड़ते हैं, क्या कहते हैं कि देखिए अब इसमें जो वेवलेंथ बनेगी, क्या बनेगी, तरंगदैर्घ्य। मान लो कितनी तरंगदैर्घ्य मिल गई, n तरंगदैर्घ्य। भाई एक चक्कर पूरा करने में कितने तरंगदैर्घ्य बने, n तरंगदैर्घ्य। तो n लैम्डा जो होगा वो किसके बराबर होगा, 2 पाई r के बराबर। मान इसमें कितनी तरंगदैर्घ्य है, मान एक कंपन पूरा भाई जैसे यहाँ से चला 1 2, अब समझ आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक आए 1, फिर यहाँ से यहाँ तक आए 2, फिर यहाँ से यहाँ तक आए 3। एक समान नहीं है, छोटा बड़ा हो जा रहा है मगर रहता एक समान है। 4 ऐसे 12 नहीं समझे। तो मान लो n तरंगदैर्घ्य बनी तो कितनी हो जाएगी, n लैम्डा किसके बराबर होगा, 2 पाई r के बराबर हो जाएगा ना। अब दोनों तरफ में क्या करना है, m b से गुणा करो, दोनों तरफ किससे गुणा, m b लैम्डा बराबर 2 पाई। हम डेरिवेशन क्यों करने जाएंगे, तो दिया ही नहीं, डेरिवेशन नहीं। अब समझ आया ना, उसी कॉन्सेप्ट से, उसी तरंग कॉन्सेप्ट से वो क्या करे थे, आपके सिलेबस में नहीं है, लिखिए मैं डेरिवेशन कैसे, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, वो जाने थे। तो क्या हो जाएगा, उसी तरंग कॉन्सेप्ट से वो पकड़ते हैं कि जो भी वेवलेंथ बनेगा वो क्या करेगा, कंपन करेगा। और जब वो कंपन करेगा तो एक तरंगदैर्घ्य, 2 तरंगदैर्घ्य, 3 तरंगदैर्घ्य, यही होगा कि दोनों तरफ वो ऐसे प्रूफी करके क्या करते हैं, MVR बराबर क्या फाइंड करते हैं, NH/2 पाई। क्या फाइंड कर लेते हैं, NH/2 पाई। और n का मान वही मुख्य क्वांटम संख्या है, 1 2 3 4 रखते जाएंगे, सब आता चला जाएगा। ये स्थायी कक्षा, यानी वो कहते हैं और कि जब भी इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा ग्राउंड स्टेट में जाओगे। ग्राउंड स्टेट को हिंदी में आपके बुक में क्या लिखता है, आद्य अवस्था। क्या कहता है, आद्य अवस्था। आद्य अवस्था मतलब बाहर से कोई एनर्जी नहीं मिल रही है, बाहर रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, अपने स्थायी कक्षाओं में ऐसे घूमता रहता है और उसमें ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा। मामला यही फंसा था ना, क्लार्क मैक्सवेल के अनुसार घूमते घूमते गिर जाएगा। मगर वो कहे कि 2 तरह की कक्षाएं होती हैं, एक स्थायी और एक अस्थायी। पता कैसे करेंगे तो कौन स्थायी है कौन अस्थायी है, जिनका कोणीय संवेग चपान में 2 पाई का कोण गुणज होगा वो स्थायी है। कैसे जान गए कि कोणीय संवेग चपान में 2 पाई होगा, इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करेगा तो क्या निकलेगा, विद्युत चुंबकीय तरंगदैर्घ्य। अब वो तरंगदैर्घ्य जितने तरंगदैर्घ्य होंगी परिधि की क्या हो जाएंगी, बराबर। थोड़ा सा हिंट में दिया है, लैम्डा बराबर क्या, 2 पाई आया ना। बाकी दोनों तरफ एमबी से गुणा करके वो हो जाता है। आप देख लेना, कहीं से पता कर लेना कैसे क्या है, मगर गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा, इंटर में है ही नहीं तो क्या मतलब। चलो ये हो गया क्लियर। दूसरा जो अस्थायी कक्षा है, इसका क्या काम है। जब इलेक्ट्रॉन अस्थायी कक्षा में जाता है, ध्यान से सुनो, तो जाने और लौट करके आने में टोटल कितना सेकेंड लगता है, कौन बताएगा, 10⁻⁻8 सेकेंड। इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी देंगे, जैसे बाहर से एनर्जी का मैं बता रहा था कैसे फोटॉन आएगा ना जी, h न्यू
2h nu 3h nu आएगा तो इलेक्ट्रॉन जब उस एनर्जी को लेकर भागेगा किधर, दूर की तरफ, और दूर की तरफ स्थायी में नहीं जाएगा, अस्थायी में किसी में जाकर के रुकेगा। और उस अस्थायी से क्या होगा, जाने और फिर अपनी प्रारंभिक अवस्था में आने में कितना समय, 10⁻⁻8 सेकंड लेता है। और कभी इसमें रहेगा, कभी इसमें जाएगा, जैसा एनर्जी मिलेगा। और जब लौटेगा तो इसी हिसाब से अलग अलग तरंग दैर्ध्यों को उत्सर्जित करता चला आता है, जिसके कारण परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत न होकर के विविक्त है। क्या है, विविक्त है। तो दोनों व्याख्या कर दिए, स्थायित्व की भी व्याख्या कर दिए और विविक्त की भी व्याख्या कर दिए। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या हो गया, सही हो गया। और बाजी कौन मान ले जाते हैं, नील्स बोर, नोबेल इन्हें मिल जाता है। मगर कहीं न कहीं MBR बराबर NH/2π बहुत बड़ी थ्योरी है। इतना भयंकर दिमाग लगाना कि इलेक्ट्रॉन है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, उनका तरंग दैर्ध्य है, उनका अपना जो भी डेरिवेशन है। अभी तो आप लोग पढ़ेंगे, समरफील्ड पढ़े हो कि नहीं, केमिस्ट्री में पहले था श्रोडिंगर वेव थ्योरी, श्रोडिंगर केमिस्ट्री में नहीं पढ़े, श्रोडिंगर वेव थ्योरी है केमिस्ट्री में। वहाँ देखो श्रोडिंगर वेव मतलब तरंग का सिद्धांत, वही इलेक्ट्रॉन जो त्वरित गति कर रहा है जिससे विद्युत चुंबकीय तरंगे निकलेंगी। बहुत इसमें थ्योरी है, स्टेशंस है। पहले था, हम लोग जब थे ना इंटर में तो था, अब धीरे धीरे सब खत्म कर दिया, सिलेबस काफी खत्म कर दिया। चलिए ठीक है, कल आएंगे इसके बारे में, क्या करेंगे इस बार। कल शाम को आप जैसे आते हैं, शक्ति सर सुबह कर दिए हैं। 26 तारीख से मेरा स्कूल से मैं खाली हो जाऊंगा, तो 26 मई से हो जाएगा। सही।